नमस्कार। आज का जो टॉपिक है जेएसओ एग्जाम के लिए वो है आपका वाटर वेस्ट मैनेजमेंट। तो वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के टॉपिक के अंदर जो सबसे पहले हमको है वो वाटर की क्वालिटी को समझना इम्पोर्टेंट है। यानी कि वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का टॉपिक टोटली किसके ऊपर बेस्ड हुआ? वाटर के ऊपर बेस्ड हुआ। तो वाटर की जो है क्वालिटी है वो क्वालिटी को डिसाइड कौन करेगा? उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, और कौन कौन से स्टैंडर्ड होंगे ये कौन डिसाइड करेगा? उससे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर गाइडलाइन। यानी कि क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी, स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस, ये क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट 3 चीजें हो गई। तो कोई भी वाटर के लिए जब ड्रिंकिंग वाटर की बात आती है तो वहां पर क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्या कहता है हमारा आर्टिकल 21 ये कहता है कि जो भी ह्यूमन बीइंग है, उस ह्यूमन बीइंग को हमेशा जो भी वाटर में उसकी लाइफ को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। लाइफ का प्रोटेक्शन होगा तभी, लाइफ का प्रोटेक्शन होगा तो ही उसको क्या मिलेगी? पर्सनल लाइबिलिटीज। तो ये दोनों चीजों को इन्वॉल्वमेंट किसके अंदर किया गया है? आर्टिकल 21 में। यानी कि आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। और यही कारण है कि आर्टिकल 21 के बेस पर जो वाटर की क्वालिटी है, उस वाटर क्वालिटी को भी क्या करना रहा कि प्रोटेक्ट करना। अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसकी क्वालिटी को अगर आप नुकसान होने से बचा रहे हो, तो उसमें क्या है कि आप कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 का इन्वॉल्वमेंट है। तो हर स्टेट या कंट्री की जिम्मेदारी होती है कि जो भी सिटीजन्स होते हैं उनको एक अच्छी या क्लीन वाटर की सप्लाई होनी चाहिए। तो अगेन उसमें यही है कि वाटर की अगर सप्लाई सही है तो उसके लिए वही अगेन कोई ना कोई उस कंट्री में क्या है कि कोई ना कोई गाइडलाइन को फॉलो किया जाना जरूरी है। तो इस तरह से जो भी गाइडलाइंस वगैरह हुई या जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फुलफिल करने से रिलेटेड कुछ यहाँ पर एजेंसीज होती है, कुछ गाइडलाइन होती है जो वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करने का काम करती है, मेंटेन करवाने का काम करती है। जैसे कि अगर देखें यहाँ पर तो हम क्या जानते हैं? जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हो गया, वर्ल्ड लेवल पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन यहाँ पर भी क्या है कि कोई ना कोई वाटर से रिलेटेड कोई ना कोई गाइडलाइन अवेलेबल है। तो अब इन गाइडलाइन में जैसे कि हम इंडिया लेवल पर बात करें तो हमारे इंडिया लेवल पर क्या है कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? बिस बोल रहे हैं। तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है वो जो ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, कुछ यहाँ पर कोडिंग सिस्टम जनरेट किया है। कोडिंग सिस्टम का मतलब जैसे IS 10500 2012, ये क्या बताता है हमको कि कोई भी जो वाटर है उस वाटर का स्पेसिफिकेशन बताता है। और ऐसा जो स्पेसिफिकेशन बताया गया उसको सेकंड बार रिवाइज किया। यानी कि जो IS 10500 2012 की जो बात कर रहे हो, इसके अंदर जो वाटर का जो स्पेसिफिकेशन है वो किसको बता रहा है? सेकंड रिवीजन। यानी जो आपका सेकंड रिवीजन है वो इसको इन्वॉल्व कर रहा है। तो अब कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो ये है वाटर का जो स्पेसिफिकेशन है वो उसके कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग ये स्पेसिफिकेशन डिसाइड किए गए हैं, जहां पर हमको ये पता चलेगा कि वाटर के केस में किस किस तरह की असेप्टेबल लिमिट का जो पैरामीटर्स हैं, उन एक्सेप्टेबल लिमिट को वो फुलफिल करता है, या जो उसकी परमिसेबल लिमिट है, उस परमिसेबल लिमिट को अगर वो फुलफिल कर रहा है तो वो आपका वाटर क्या हो सकता है कि आपको एज ए ड्रिंकिंग वाटर या जिस पर्पज से वाटर को यूटिलाइज कर रहे हो उस पर्पज को वो पूरा करता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो एग्जाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है? IS 10500 2012। ये आपका क्या है? एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है, इम्पोर्टेंट ये कोडिंग सिस्टम है पर्टिकुलर वाटर के स्पेसिफिकेशन के लिए। अब इसी तरह से जब बात करें अपन यहाँ पर आगे कि जो IS 10500 2012 था, ये किसके लिए था? केवल आपका वाटर के स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड था। बट अगर आप इसको कि इन सभी पैरामीटर्स के लिए जो मेथड है जिससे आप इनके पैरामीटर को आप चेक कर सको, तो उसके लिए अगेन कोडिंग सिस्टम डेवलप किया हुआ IS 3025 एंड 2019। ये जो दे रखा है आपका जो ये IS कोडिंग सिस्टम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का,
ये सीधा किसके बारे में बता रहा है कि मेथड ऑफ सैंपलिंग, कि किस तरह के जो भी वाटर के सैंपल्स या हैं वो सारे जो सैंपल वगैरह हैं किस तरह से उनका टेस्ट किया जाएगा, उन सब चीजों के बारे में बताएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, सीधा सा मतलब क्या हुआ, मेथड ऑफ सैंपलिंग एंड टेस्ट, कौन कौन से जो टेस्ट हैं, सैंपलिंग कैसे होगी, वो सारी चीजों के बारे में दिया गया। लेकिन ध्यान रहे ये सभी मेथड ऑफ सैंपलिंग जो टेस्ट है वो उसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस्ड है, यानी कि वो एक तरह के उसके फिजिकल और केमिकल टेस्ट है। यानी कि IS 3000 जो 25 है वो आपका माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट से रिलेटेड नहीं है। तो ये चीज ध्यान रख लेना। इसमें दो कोडिंग सिस्टम थे, 10500 और 3025। ये जो फिजिकल केमिकल टेस्ट है, मेथड ऑफ सैंपलिंग टेस्टिंग है, वो रियल में किसकी होने वाली है, ये दोनों चीजों की है। ये वाटर के लिए भी स्पेसिफिकेशन है, जो आपके दूसरी तरफ वेस्ट वाटर है उनके भी स्पेसिफिकेशन, यानी दोनों के ये यहाँ पर स्पेसिफिकेशन, सॉरी दोनों के मेथड के स्पेसिफिकेशन और दोनों के सैंपलिंग से रिलेटेड जो भी है वो सारे टेस्ट वगैरह इसमें इन्वॉल्व किए गए। अगेन जिस तरह से आपने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात की थी, अगली जो आपकी एक एजेंसी है CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी वाटर क्वालिटी के कुछ क्राइटेरियाज के बेस पर इस एजेंसी ने क्या किया है, कुछ डेजिग्नेटेड यूजेस रखे गए, यानी कि एक कैटेगरी बनाई है। कैटेगरी यहाँ पर क्या हो सकती है, आपकी ABC कैटेगरी है। उस कैटेगरी है तो डेजिग्नेटेड बेस्ट यूज। तो ध्यान रखने की बात यह एग्जाम में, अगर IS कोडिंग सिस्टम दे रखा है तो BIS की बात कर रहा है, और वहां पर डेजिग्नेटेड बेस्ट यूज यानी कि कोई कैटेगरी ABC के रूप में दे रहा है तो वो CPCB की बात कर रहा है। तो ABC है तो मतलब CPCB की बात की है। IS दे रखा है तो वो आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। तो डेजिग्नेटेड बेस्ट यूज वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया, वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया। तो वाटर क्वालिटी के जो क्राइटेरिया हैं उन जो इसमें आपका सरफेस वाटर इन्वॉल्व है। उस सरफेस वाटर से रिलेटेड आपका जो डेजिग्नेटेड बेस्ट यूजेज है वो कैटेगराइज सिस्टम के रूप में दिया गया है। अगेन आपका BIS CPCB, BIS और CPCB के बाद जब अपन बात करने जाए यहाँ पर, तो अगला जो हमारा है वो क्या है, आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO। WHO जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने भी क्या कर रखे हैं, कुछ ड्रिंकिंग वाटर को लेके, जो ह्यूमन ड्रिंकिंग वाटर को यूटिलाइज कर रहा है उससे रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स वगैरह इन्होंने दे रखे हैं। यानी कि फॉर वाटर क्वालिटी यहाँ पर गाइडलाइंस है, WHO के द्वारा ये गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है। इस गाइडलाइन के अंदर भी जिस तरह से BIS के अंदर कुछ डेटास दिया गया है वही सेम डेटा जैसे BIS किसके ऊपर बेस्ड था, सेकंड डिवीजन के ऊपर। WHO के अंदर जो है ये गाइडलाइन है, इसका 3rd एडिशन आ चुका है, और ये जो 3rd एडिशन के अंदर वॉल्यूम फर्स्ट है जो इसका 2008 के अंदर ये जो एडिशन रिकमेंड हुआ है। इस रिकमेंडेशन के अंदर वाटर क्वालिटी गाइडलाइन को दिया गया है, जहां से आप वाटर क्वालिटी पैरामीटर को वर्ल्ड लेवल पर चेक किया जा सकता है। अगेन इसी तरह से क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड वाटर सैनिटेशन, दो 2013। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड वाटर सैनिटेशन 2013 जो अपना मंत्रालय, ये मंत्रालय क्या कह रहा है कि जो भी ड्रिंकिंग वाटर है उसकी जो क्वालिटी की मॉनिटरिंग हो रही है उसकी यूनिफॉर्मिटी इंपॉर्टेंट है। यानी कि पहले आपने बात क्या करी, ड्रिंकिंग वाटर की बात कर दी, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर आपने स्पेसिफिकेशन की बात कर दी और आपने वहां पर मेथड की बात कर दी। WHO ने वाटर क्वालिटी की वर्ल्ड लेवल पर एक गाइडलाइन जारी करी है। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाटर सैनिटेशन 2013 क्या कह रहा है कि जो भी ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी है वो कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यानी यूनिफॉर्मली उस ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, ऐसा नहीं हो कि एक एरिया के अंदर ड्रिंकिंग वाटर सही आ रहा है दूसरे एरिया के अंदर ड्रिंकिंग वाटर सही नहीं है। तो यूनिफॉर्म ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी है कि मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल, उस मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल की इसमें बात रखी गई है।
तो 2013 का जो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाटर सैनिटेशन है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? ड्रिंकिंग वाटर की यूनिफॉर्मिटी पर, और इससे रिलेटेड इसने कुछ प्रोटोकॉल वगैरह इसमें जारी कर रखे हैं, जिन प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा सकता है। तो अब इसी तरह से क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, अब जैसे ये इसमें यूनिफॉर्मिटी की बात कर दी, अगेन आगे चलकर इसमें क्या होगा, जब आप यूनिफॉर्मिटी की बात करने जा रहे हो तो अब आगे ये हो सकता है कि इसके अंदर आपको ये देखना पड़े कि जो यूनिफॉर्मिटी जो ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो रहा है उसकी क्वालिटी मॉनिटरिंग के साथ में उसका क्या होना चाहिए, सर्विलेंस होना चाहिए। यानी कि आप अब क्या किसकी बात करोगे यहाँ पर, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी की जो आपने बात करी है, मॉनिटरिंग की बात करी है, यानी ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी की मॉनिटरिंग की बात की है, तो मॉनिटरिंग के साथ में दोनों चीजें होती है, सर्विलेंस यानी उसकी देखरेख कि किस तरह का वाटर की सप्लाई की जा रही है, किस तरह का वाटर है। तो इसको यहाँ पर क्या करा है कि जल जीवन मिशन के रूप में जोड़ा गया, यानी जल जीवन मिशन के रूप में, यानी कि एक तरह से मिशन सा ही हो गया कि जहां भी ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई की जा रही है वहां पर उसकी कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग हो, उसकी कंटिन्यूअसली क्या हो, सर्विलेंस हो। यानी कि मॉनिटरिंग सर्विलेंस में एक डिफरेंस होता है, मॉनिटरिंग के अंदर जो सैंपल होता है वो लीगल होता है, सर्विलेंस में जो सैंपल होता है वो लीगल नहीं होता है, वो उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए होता है। तो जल जीवन मिशन को रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात करें अपन तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है जिसके द्वारा ये मिशन चलाया गया था। और इस मिशन को जो चलाया गया था वो कब से चलाया गया था, अक्टूबर 2021 से। अक्टूबर 2021 के अंदर जल शक्ति का जो मिनिस्ट्री है उसने जल जीवन मिशन चलाया, जहां पर जो भी ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी थी उसकी मॉनिटरिंग की गई, वहां पर उसका सर्विलेंस किया गया। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री का संबंध किससे हुआ, मॉनिटरिंग और सर्विलेंस से हुआ। और इससे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ था आपका, जिस मिनिस्ट्री ऑफ आपका ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन था, वो किससे रिलेटेड था, आपका यूनिफॉर्मिटी से रिलेटेड था। तो ये थोड़ा सा अपने को यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है कि कौन किस पर्पज से इस मिनिस्ट्री वगैरह का इन्वॉल्वमेंट था वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। अगेन इसी तरह से जब बात करें अपन कि आपने यहाँ तक अपन ने देख लिया इसके अंदर मॉनिटरिंग और सर्विलेंस तक। अब इसी तरह से यूरोपियन यूनियन यूएससीपी एजेंसी जो बनी हुई है उन्होंने भी क्या कर रखे हैं, कुछ ह्यूमन कंजप्शन के लिए क्वालिटी पैरामीटर्स वगैरह को डिसाइड कर रखे हैं। तो अब अगर अपन वाटर की बात करें तो जनरली वाटर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी जो वाटर हुआ तो एक वाटर को आप जनरली क्या है कि किसी भी अपन रिवर वगैरह से उसको एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कोई आपका सरफेस वाटर है जैसे रिवर हो गया, वहां से उस पानी को आपने कलेक्ट किया सीधा, तो दैट मीन्स ऐसा वाटर क्या कहलाएगा, आपका रो वाटर। यानी रो वाटर ऐसा वाटर होता है जो अभी भी कुछ वाटर की क्वालिटी को रखता है। वेस्ट वाटर अलग चीज होता है। रो वाटर की क्या होता है कि जिसके अंदर अब किसी वाटर को आपने कहीं से एब्स्ट्रैक्ट किया है, किसी रिवर से, पॉन्ड से, कहीं से, तो उसमें अगर कुछ क्वालिटी है तो उस क्वालिटी को जब होता है तो ऐसे वाटर यानी कि रो वाटर है जिसको आगे ट्रीट किया जा सकता है। यानी कि रो वाटर को जब आप ट्रीटमेंट दे दो तो ये आपका क्या कहलाएगा, ट्रीटेड वाटर, है ना। और इसी तरह से क्या होता है, ट्रीटेड वाटर को जब आप यूज में ले लेते हो, यूज में लेने के बाद में उस वाटर की किस में कन्वर्ट हो गया, आपका वेस्ट वाटर के अंदर। यानी आफ्टर यूज के बाद में वही ट्रीटेड वाटर आपका क्या हो गया, वेस्ट वाटर के रूप में हो गया। और अगेन इस वेस्ट वाटर को भी आप क्या करोगे, फर्दर ट्रीट करोगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रीटेड वेस्ट वाटर कहलाएगा। यानी कि क्या हुआ, वाटर की एक फॉर्म क्या हो गई, रो वाटर, दूसरी फॉर्म क्या हो गई आपकी, ट्रीटेड वाटर, थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, वेस्ट वाटर, और फोर्थ फॉर्म क्या होगी उसकी, ट्रीटेड वेस्ट वाटर। इसी तरह से आपका वाटर का एक फॉर्म और होता है, जैसे आपने रिवर पॉन्ड की बात करी, एक वाटर होता है रेनी वाटर। रेनी वाटर का मतलब जो बारिश का जो पानी आ रहा है, यानी कि बारिश का पानी कैसा है, स्टॉर्म वाटर के रूप में, यानी कि जो अर्थ पे आने के बाद में क्या होता है, रन ऑफ होता है। तो ऐसा रन ऑफ होने वाला जो वाटर है, रेनी वाटर, जिसको आप स्टॉर्म वाटर बोल रहे हो, ये स्टॉर्म वाटर भी क्या होता है जब बहना शुरू होता है तो अगेन वही बात क्या होता है, इसका भी क्या होता है, पॉल्यूशन होना, यानी कि वेस्टेज हो रहा है। तो दैट मीन्स वहां पर आप क्या बोलोगे, स्टॉर्म वेस्ट वाटर। यानी कि वाटर की चार फॉर्म के अलावा पांचवी फॉर्म क्या हो गई आपकी, स्टॉर्म वाटर, और सिक्स फॉर्म क्या होगी यहाँ पर, स्टॉर्म वेस्ट वाटर।
तो ये जो वाटर की जो अलग अलग फॉर्म है, तो हर लेवल पर उस वाटर की कोई ना कोई क्या है, गाइडलाइन है। चाहे आपका वो रो वाटर हो, चाहे आपका ट्रीटेड वाटर हो, वेस्ट वाटर हो, ट्रीटेड वेस्ट वाटर हो, हर लेवल पर एक गाइडलाइन डिसाइड है, एक क्राइटेरिया डिसाइड है, जिसके बेस पर आप किसी वाटर को आप रो वाटर, ट्रीटेड वाटर, वेस्ट वाटर या ट्रीटेड वेस्ट वाटर आप कह सकते हो। तो साइंटिफिकली देखा जाए तो जो भी हम वाटर को बात कर रहे हैं, सिंपल ड्रिंक वाटर बोल रहे हैं, तो उसके पीछे की जो साइंटिफिक बैकग्राउंड होता है वो काफी बड़ा बैकग्राउंड होता है, जहां से क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह पुटअप किए जाते हैं। अब अगेन वही बात, जैसे कि सबसे पहले बात क्या बोली अपन ने, जैसे कि यहाँ पर अपन ने बोल दिया कि यहाँ पर सीधा सा एक बात बोली अपन ने कि वाटर का एक फॉर्म सबसे पहले हमारे सामने आया, जिसको हमने क्या बोला यहाँ पे, रो वाटर। यानी कि आप ड्रिंकिंग वाटर की भी बात पहले बाद में करोगे, सबसे पहले जिस जिस सोर्सेज से आपने वाटर को कलेक्ट किया है या एब्स्ट्रैक्ट किया है, तो वो रो वाटर है। उस रो वाटर की क्वालिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना जरूरी है। यानी कि सब चीजें बात की बात है, ड्रिंकिंग वाटर की क्या क्वालिटी होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी, वो सब बात की बातें हैं। सबसे पहले जरूरी क्या है कि जो रो वाटर है उसकी क्वालिटी आपकी सही होना जरूरी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आगे जब वो वाटर यूज में जाएगा तो वो और पैरामीटर्स को भी सही तरह से फुलफिल कर सकेगा। तो जाहिर सी बात है, रो वाटर क्वालिटी क्राइटेरियाज जो दिए गए वो रियल में जो स्टैंडर्ड्स इस कैटेगरी के अंदर एप्लीकेबल है, इस कैटेगरी के अंदर जो स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, वो रियल में वो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल किसके लिए है, सरफेस वाटर। क्योंकि हमें पता है कि सरफेस वाटर क्या होता है, रो वाटर का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो ऐसा जो सरफेस वाटर सोर्सेज है, उस सरफेस वाटर सोर्सेज से जब आप रो वाटर को कलेक्ट कर रहे हो तो उसकी क्वालिटी को वो क्या करे, फुलफिल करे। तो ध्यान रखना, अगेन वही बात कि ऐसे जो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल करें, तो इन स्टैंडर्ड को प्रेस्क्राइब करने वाला कौन है, इन स्टैंडर्ड को प्रेस्क्राइब या बताने वाला कौन है, तो वो आपका कौन है, प्रेस्क्राइब्ड बाय सीपीसीबी। आगे बात समझ में। अब आप यहाँ पर रो वाटर के केस में आप यहाँ पर आप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड किसकी बात करता है, ड्रिंकिंग वाटर की बात करता है। सीपीसीबी सबसे पहले किसकी बात करेगा, आपका रो वाटर की बात करेगा कि किस तरह का आपका रो वाटर होना चाहिए। और उस रो वाटर के लिए, है ना, जिसको सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिया है, तो इसने क्या दिया है, वाटर क्वालिटी के क्राइटेरियाज दिए। क्या हेडिंग रखी इन्होंने, वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो ऐसे वाटर क्वालिटी जो क्राइटेरिया दिया गया है, जो किसके ऊपर बेस्ड है, विच आर बेस्ड ऑन डेजिग्नेटेड यूज। यानी कि जो उसके डेजिग्नेटेड यूज है, जिसको आप कैटेगराइज कर रहे हो, उस कैटेगराइज सिस्टम के अंदर इसको रखा गया है। तो रो वाटर क्वालिटी क्राइटेरियाज हैं, वो किसके ऊपर बेस्ड है, उसके डेजिग्नेटेड यूज के ऊपर बेस्ड है। उनको प्रेस्क्राइब करने वाला कौन है, सीपीसीबी है। और वो किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, रो वाटर की बात कर रहा है। तो इस पूरी कैटेगरी के अंदर या इस क्राइटेरिया के अंदर जो सिस्टम कुछ इस तरह से रखा गया है यहाँ पर कि आपको ये पता चले कि जो कैटेगराइज सिस्टम है, इस कैटेगराइज सिस्टम के अंदर जो क्लास ए से लेके जो सी तक दिया गया है, वो क्लास ए से लेके जो सी तक का दिया गया है, वो क्लास ए टू सी है। वो क्लास ए टू सी किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है, वो अप्लाई हो रहा है, अप्लाई टू वाटर सप्लाई, अप्लाई टू वाटर सप्लाई, अप्लाई टू वाटर सप्लाई के लिए। और की जो स्कीम है, यानी कि जिस स्कीम के थ्रू आप वाटर की सप्लाई कर रहे हो, यानी किसकी, विथ सरफेस सोर्स, सरफेस सोर्सेज के साथ में, तो वहां पर क्लास ए टू से सी की बात करोगे आप हमेशा। यानी क्लास ए टू सी सीधा सीधा किसके लिए अप्लाई हो रहा है, सरफेस वाटर सप्लाई के लिए हो रहा है। और इसी वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया को इसके अंदर रखा गया है। तो अगर अपन एक एक क्राइटेरिया को अगर समझते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहला तो यहाँ पर कैटेगरी क्या हुई, डेजिग्नेटेड बेस यूज। उस डेजिग्नेटेड बेस यूज के बेस पे क्या बोलोगे आप, क्लास ऑफ वाटर, और वो पर्टिकुलर उसका क्राइटेरिया क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम सीधा सीधा अगर बोले यहाँ पर, तो क्या कहेंगे हम यहाँ पर कि जो हमारा सबसे पहली जो क्लास है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लास ए बोल रहे हैं। तो ये जो क्लास ए बनी हुई है वो किसके लिए बनी हुई है, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, ड्रिंकिंग वाटर
सोर्स, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर सोर्स के लिए क्लास बनी है। और ये जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की जो क्लास है ये कैसी है, विथआउट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। ये लो जी, यानी कि आपने कहीं से वाटर सोर्सेज लिया, जैसे यहाँ पर कोई रिवर मान लीजिए, रिवर से आपने बिना कोई ट्रीटमेंट किए हुए सीधा आपने वहां से वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लिया, है ना। बट ध्यान रखना, बट आफ्टर डिसइंफेक्शन, यानी कि आपने कोई ट्रीटमेंट तो नहीं किया, लेकिन उसमें डिसइंफेक्टेंट यानी कि जो बैक्टीरिया वगैरह मारने के लिए जो डिसइंफेक्टेंट डाल रहे हैं वो सब आपने यहाँ पे डाल रखे हैं। तो ये जो कैटेगरी है ड्रिंकिंग वाटर की विथआउट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, बिना किसी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के ये कैटेगरी है। बट इस कैटेगरी के अंदर डिसइंफेक्टेंट जरूर इन्वॉल्व है। तो ये जो क्लास ए की जो कैटेगरी है आपकी, क्लास ए की कैटेगरी के अंदर इसी को रखा गया है, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स विथआउट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट बट आफ्टर डिसइंफेक्टेंट। तो ये जो कैटेगरी है क्लास ए, तो इस क्लास ए कैटेगरी के अंदर जो क्राइटेरियाज रखे गए हैं वो क्राइटेरिया के क्या हो सकते हैं, किस तरह के क्राइटेरिया हो सकता है कि सबसे पहला इसमें क्या देखा जाए, टोटल कोलिफॉर्म काउंट। यानी टोटल कोलिफॉर्म काउंट का मतलब यहाँ पर जो टीसीसी है आपका, टोटल कोलिफॉर्म की, हमको पता है कि जो भी पानी होता है उसकी क्वालिटी के अंदर जो सीवेज वगैरह होता है उसमें कोलिफॉर्म बैक्टीरिया अवेलेबल होता है। तो अब ये जो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया होता है तो इसके लिए मैक्सिमम नंबर्स वगैरह काउंट किए जाते हैं। तो जनरली वो काउंट करते हैं तो 100 ml के हिसाब से काउंट किया जाता है, जो किसके अंदर होता है, एमपीएन के अंदर। ठीक है, तो वो एमपीएन जो भी होता है इसका वो क्या होता है, 50 या उससे कम होना चाहिए। यानी कि जो कोलिफॉर्म की जो है उसका जब कल्चर वगैरह लगाया जाता है तो कोलिफॉर्म की जब काउंटिंग होती है तो उस टाइम में वो 100 ml के अंदर आपका 50 या 50 से कम होना चाहिए। उसी टाइम जो आपका वाटर है उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए, 6.5 टू 8.5। जनरली जो वाटर का पीएच है वो 6.5 से 8.5, यानी जो आपका एल्कलाइन है, मोर एल्कलाइन नहीं होना चाहिए, मोर एसिडिक नहीं होना चाहिए। इसी तरह से डिजोल्व जो ऑक्सीजन है आपका, डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल है वो आपका 6 mg पर लीटर और आपका मोर इससे ज्यादा होना चाहिए, यानी पीएच 6.5 से 8.5। और आपका जो बैक्टीरिया वो है कोलिफॉर्म वो आपका एमपीएन 50 से कम होना चाहिए, और जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो आपकी 6 मिलीग्राम पर लीटर से कम होनी चाहिए। तीनों ही पैरामीटर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जब बीओडी की बात करते हैं अपन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करते हैं, तो वो क्या होती है आपके 2 मिलीग्राम पर लीटर या उससे भी कम होनी चाहिए। यानी कि जब आप डिजोल्व ऑक्सीजन की बात करी 6 mg पर लीटर से कम, बीओडी की बात करी तो आपने 2 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए। अब इसी तरह से आपका ये जो है 2 मिलीग्राम पर लीटर से कम हुआ। अब जो अगली कैटेगरी है वो कैटेगरी किससे रिलेटेड है, आपकी बी कैटेगरी से। बी कैटेगरी का मतलब होता है जैसे आउटडोर बाथिंग। ठीक है, आउटडोर बाथिंग जो सोर्सेज होते हैं वो आउटडोर बाथिंग सोर्सेज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जो कि किसको बता रहे हैं, बी कैटेगरीज को बता रहे हैं। बी कैटेगरी का मतलब वही अगेन वही बात है, जो आपका टोटल कोलिफॉर्म जो काउंट था अब तक, जो 100 ml के लिए जो काउंट था वो अब कितनी बार रह गया आपका 50 था, और अब इसका क्राइटेरिया बढ़ा के कितना कर दिया इन्होंने, 500 कर दिया। यानी कि जो एक कैटेगरी का था, यानी कि जो एक कैटेगरी जो रिवर से आपने वाटर लिया उसमें डिसइंफेक्टेंट वगैरह डाला सरफेस वाटर के अंदर, तो एक कैटेगरी हुई जिसमें कोलिफॉर्म बैक्टीरिया 50 से कम रहना चाहिए। लेकिन जब बाथिंग की बात कर रहे हो तो उस केस में वही बैक्टीरिया की संख्या क्या हो गई आपकी, 500 या उससे कम होना चाहिए। पीएच का कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, पीएच के अंदर लगभग रेंज सा ही रहता है आपका, पीएच 6.5 से 8.5 का रहता है, लगभग एक रेंज ही रहती है। हाँ, डिजोल्व ऑक्सीजन जो आपका 6 मिलीग्राम पर लीटर से कम था, अब की बार ये क्राइटेरिया क्या हो गया, एक और कम कर दिया, यानी 5 मिलीग्राम या लेस की कैटेगरी में चला गया। तो आपको पता चल गया वहां इससे पहले 6 थे और अब यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये 5 मिलीग्राम पर लीटर हो गया। तो एक चीज ये हो गया कि 6 से अब आप कहाँ तक आ चुके, 5 तक आ चुके। इसी तरह से आप बीओडी की बात कर रहे हो तो बीओडी का क्लास ए के कंपेयर में क्लास बी का वाटर हल्का सा क्या कंटामिनेटेड ज्यादा है। तो ऐसे केस में जो बीओडी आपकी 2 मिलीग्राम पर लीटर से कम थी वो अब की बार आप क्या बोलोगे, यहाँ 3 मिलीग्राम पर लीटर या उससे लेस होनी चाहिए। तो ये जो आपकी बातें थी सारी वो किसके लिए थी, यहाँ पर क्लास बी के लिए थी। तो एक कंपैरिजन हमको यहाँ से ये समझ में आ गया। अगेन वही
आपकी जो अगली कैटेगरी है जिसमें आप क्या बोल रहे हो, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की बात कर रहे हो, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की बात कर रहे हो, लेकिन अब की बार क्या बोलोगे, आफ्टर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, यानी कि कोई किसी तरह का आपका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट किया वाटर का, वाटर ट्रीटमेंट के अलग अलग तरीके होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पर, और साथ में यहाँ पर कोई डिसइंफेक्शंस भी किया हुआ है, दोनों चीजें यहाँ पर। तो अब ये जो एमपीएन जो नंबर बोल रहे हैं, यानी कि जो टीएलसी जो एमपीएन नंबर है, टोटल क्वालिफॉर्म जो काउंट टीसीसी की बात कर रहा है, तो वो टीसीसी की जो बात कर रहा है वो कितने के लिए कर रहा है, 5000 या उससे लेस होना चाहिए। और पीएच की बात करी यहाँ पर तो अगेन वो आपका 6 to 9 रहना चाहिए। और जब आप इसके डिजोल्व ऑक्सीजन की बात करो तो पहले डिजोल्व ऑक्सीजन की बात करी तो कितना था, 6 मिलीग्राम पर लीटर, फिर इसके बाद कितना, बाथिंग के केस में 3 मिलीग्राम पर लीटर हुआ था, सॉरी 5 मिलीग्राम हुआ 6 से, और अभी तक डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल कितना हो गया, 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो गया, यानी कि 6, 5, 4। और उधर बीओडी की बात करें तो बीओडी क्या हो गया, 2, 3, और आपका 2 और 3 के बाद में अब क्या हो गया, यहाँ से सी कैटेगरी के अंदर जाते जाते, यानी कि सी कैटेगरी तक जाते जाते अगेन वही बात, आपका 3 मिलीग्राम या उससे लेस। तो डिजोल्व ऑक्सीजन के केस में तो आपने क्या किया, 4 मिलीग्राम पर लीटर से क्या होना चाहिए, मोर, है ना। और आपका यहाँ पर क्या कहते हैं, बीओडी के केस में जब बात करते हो तो अगेन वही आपका 3 मिलीग्राम पर लीटर से ये क्या रहना चाहिए, आपका लेस रहना चाहिए। तो हम कंपेरेटिव स्टडी यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसी तरह से जैसे ये तो ह्यूमन कंजप्शन की बात कर दी आपने, वाटर सोर्सेज की यहाँ तक बात कर दी, तो एबीसी कैटेगरी तो कौन सी है, वो वाटर सप्लाई है, सरफेस वाटर से रिलेटेड, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन अब दूसरा यहाँ पर क्या इन्वॉल्व हो सकता है कि जैसे वाइल्ड लाइफ फिशरीज वगैरह होता है, तो वहां भी कोई ना कोई वाटर की बात कर रहे हैं अपन। तो अब वहां की जब बात करने जाओगे तो वहां पर वर्ल्ड लाइफ यानी कि जो वाइल्ड लाइफ है और वहां का जो फिशरीज है वो भी कहीं ना कहीं एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो ऐसा एक्वेटिक एनवायरनमेंट जब डी कैटेगरी की बात करते हैं तो वहां पर पीएच कितना हो गया आपका, 6.5 से लेके वही अगेन 8.5 हो गया। डिजोल्व ऑक्सीजन की बात करी तो अपन जैसे डिजोल्व ऑक्सीजन में स्टार्ट करे थे 6-5-4, तो 6-5-4 से डिजोल्व करके अपन कहाँ तक आगे, 4 मिलीग्राम पर लीटर या उससे क्या रहना चाहिए, ज्यादा। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिश वगैरह के लिए डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल कम से कम कितना होना चाहिए, तो 4 मिलीग्राम पर लीटर या उससे ज्यादा होना चाहिए। इसी तरह से जब फ्री अमोनिया के केस में बात करें तो सीधा सा फ्री अमोनिया में कितना होता है, जो एज नाइट्रोजन के रूप में, तो वो कितना क्राइटेरिया डिसाइड किया गया, 1.2 मिलीग्राम पर लीटर या उससे कम होना चाहिए। यानी कि आपका 1.2 मिलीग्राम पर लीटर या उससे ज्यादा अगर अमोनिया होती है तो वो भी फिशरीज वगैरह के लिए ठीक नहीं होती है। तो 1.2 मिलीग्राम पर लीटर से भी आपका अमोनिया का लेवल क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। इसके अलावा जहां पर जो इंडस्ट्रियल या इरिगेशन, जहां पर खेती वगैरह में पानी जो यूटिलाइज हो रहा है, कूलिंग स्टेशन पे पानी का यूटिलाइज हो रहा है, कंट्रोल्ड वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है, तो वो सब किससे रिलेटेड है, ई कैटेगरी। यानी ई कैटेगरी का संबंध किससे हुआ, तो एक तो इरिगेशन से हुआ, इरिगेशन के बाद में कूलिंग से हुआ, कूलिंग के बाद में वो कंट्रोल्ड वेस्ट डिस्पोजल की कंडीशन से हुआ। तो वहां पर जो ई कैटेगरी है, अगेन वही बात, पीएच का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, जैसे पहले भी कहा अपना, लगभग 6.5-8 के बीच में रहता है। तो ये 6 से 8.5 के बीच में हो गया। और दूसरा यहाँ पर जब बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करा है अब की बार, कि जो लेवल आप अब तक इंडस्ट्री लेवल की जब बात कर रहे हो अपन, यानी कि यहाँ पर इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है जो इंडस्ट्री का वेस्टेज हुआ, कंट्रोल्ड वेस्टेज हुआ, इरिगेशन हुआ, तो उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन बीओडी वगैरह का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वहां पर बीओडी डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, बीओडी बढ़ती जाती है, यानी कंटामिनेट रहता है। तो वहां पर जो क्राइटेरिया रखा गया है वो क्राइटेरिया किस तरह के रखे गए हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्राइटेरिया रखा गया। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इन्होंने पहले क्या बोल दिया कि ये 2250 मैक्स है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या आपकी 2250 तक मैक्सिमम है। इसके बाद जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को निकाला गया एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो वो कंटामिनेशन को इंडिकेट करती है। तो एक बार जब अपन बात करें यहाँ पर कंपेरेटिवली अगर देखना चाहे तो अपन सारों को एक साथ देख सकते हैं कि जो बात करी है वो हमने किसके लिए की है यहाँ पर,
ए कैटेगरी की बात करिए, बी कैटेगरी की बात करिए, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी और ई कैटेगरी की बात करिए। तो क्या कहता है कि जब हम टीसीसी टोटल कॉलीफॉर्म काउंट की बात करें तो वो कितना 50 या उससे लेस, बी कैटेगरी के अंदर वही आपका 500 या उससे लेस, एमपीएन नंबर ध्यान रखना, एमपीएन की बात कर रहे हैं अपन। और जब सी कैटेगरी की बात करें तो आपका 5000 से कम यानी 5000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पीएच को लगभग अपन एक रेंज में मान लेते हैं कि 6.5 से 8.5 के बीच में लगभग सबकी पीएच है। हाँ, अगला जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया क्या हो गया यहाँ पर, एक जो क्राइटेरिया इम्पोर्टेंट है वो आपका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। हाँ, टोटल कॉलीफॉर्म काउंट का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और आपका इंडस्ट्री के अंदर कोई मतलब नहीं है। तो जो अपनी एबीसी 3 वाटर सप्लाई जो सर्विस की है उससे बात है। अगेन वही बात, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये आपका 6 मिलीग्राम या पर लीटर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, या फिर आप क्या करो 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा होना चाहिए, या आपका ये 4 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा होना चाहिए। और फिशरीज के केस में भी जब बात करते हो तो लगभग कैटेगरी सी जैसा ही है आपका, 4 मिलीग्राम पर लीटर से ये क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो 65444 और आगे इंडस्ट्री लेवल पर डिसॉल्व ऑक्सीजन का कोई मतलब ही नहीं है, वहां पर वैसे ही वेस्टेज वगैरह होता है तो उसमें अगेन रेयर रहता है। बीओडी लेवल की बात करें तो आपका जो ए जो कैटेगरी है उसके अंदर बीओडी आपकी 2 मिलीग्राम पर लीटर से कम होनी चाहिए, उसके बाद 3 मिलीग्राम पर लीटर। अगला जब बात करते हैं 2 से जब जाते हैं तो बीओडी कितनी हो गई आपकी, डिजोल 5 थी तो आपका ये भी क्या हो गया आपका 5 मिलीग्राम पर लीटर से आपकी बीओडी क्या रहनी चाहिए, आपकी कम रहनी चाहिए, मतलब ज्यादा नहीं रहनी चाहिए बीओडी के केस में भी बात करते हैं। ठीक है, तो जनरली ये डिजोल्व ऑक्सीजन जैसे 5 मिलीग्राम पर लीटर पे निकालते हैं तो आप जब बीओडी 5 डेज पे निकालते हो तो ये कितना होता है 3 मिलीग्राम पर लीटर से बीओडी आपकी क्या होनी चाहिए, कम रहनी चाहिए। तो 2 और 3 हो गया। आगे जब बीओडी की सी कैटेगरी में बात करोगे तो सी कैटेगरी में भी अगेन सेम वही आपका 3 मिलीग्राम पर लीटर से आपकी बीओडी कम रहनी चाहिए। और बाकी डी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो फिशरीज वगैरह के केस में जो इम्पोर्टेंट था वो आपका क्या था, डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल, उसी हिसाब से उसकी बीओडी वगैरह होनी चाहिए। तो पर्टिकुलर कोई डेटा यहाँ पर नहीं है। और इसी तरह से आपका ई कैटेगरी के लिए भी जब देखते हैं तो पर्टिकुलर इस तरह का कोई डेटा नहीं है। तो ये 3 तरह का डेटा है एबीसीडी की जो कैटेगरी है उसके लिए एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। आगे फिर आगे की क्लास में वाटर क्वालिटी के जो अदर ड्रिंकिंग वाटर के स्पेसिफिकेशन है IS 10500 के अकॉर्डिंग, उसको भी हम करेंगे। ये जो था हमारा सब कुछ किसके अकॉर्डिंग था, CPCB के अकॉर्डिंग। आगे जो अपन देखेंगे वो किस में देखेंगे, ड्रिंकिंग वाटर का देखेंगे।